और ज्यादातर कंपनीज जो होती है वो 100% सेल्स टारगेट क्यों अचीव नहीं कर पाती? इसको हम बोर्डरूम की लैंग्वेज में रैंडम रेवेन्यू पैटर्न कहते हैं। और इसका कारण ये होता है कि बिजनेस जो है वो या बिजनेसमैन जो है वो सेल्स को होप करते हैं, उसको मैनेज नहीं करते, वो देते हैं। अगर ये 3C को कोई भी समझ ले तो अपने सेल्स को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। तो हमारी स्ट्रेटेजी दूसरी स्ट्रेटेजी से अलग क्यों होनी चाहिए? बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी में सारे डिपार्टमेंट का प्लानिंग आता है, लेकिन सेल्स ग्रोथ के लिए सेल्स ग्रोथ डिपार्टमेंट का पूरा प्लानिंग आपको करना पड़ता है। बिजनेस ग्रोथ विल डिफाइन क्या करना है और सेल्स ग्रोथ विल डिफाइन कैसे करना है। सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है और हर बिजनेस के लिए ये क्यों जरूरी है? इट्स अ सेट ऑफ चॉइसेस। आप किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ये उसकी पूरी फ्रेमवर्क है। अल्टीमेटली सेल्स इज व्हाट ब्रिंगिंग रेवेन्यू टू द कंपनी। जो ऐसा दिखाता हो कि वो बिजनेस जो आगे बढ़ा है, वो एग्जाम्पल जो आगे बढ़ा है वो सेल्स स्ट्रेटेजी की वजह से बढ़ा है। हाँ, मैंने कहा ना, काफी जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जो B2B हम जिसे बोलते हैं। हम सभी इंडस्ट्री को अपनी मशीन बेचेंगे तो वो सभी इंडस्ट्री को कैटर नहीं कर पाएंगे, तो वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम एक या दो सेगमेंट पे फोकस करेंगे और इतनी टेरिटरी में ऑपरेट करेंगे। पूरे इंडिया में सब लोग नहीं माल बेच पाते जब तक उनका नेटवर्क नहीं है। तो ऐसा प्लान बनाने से सेल्स का वो अचीव करने का श्योर शॉर्ट सीक्रेट क्या होता है? ये बहुत ही अहम सवाल आपने पूछ लिया। देखिए, आपका क्लियर होना चाहिए। अब टारगेट ट्री क्या होता है? सबसे पहले आपने सेल्स प्लान बना लिया पूरे साल का। आज हमारे साथ है पंकज ददेया सर, 51 के ग्रोथ हब के ऑनर। सर, कैसे हैं आप? आई एम फैंटास्टिक, थैंक यू। वेलकम टू द आवर शो। तो ऐसा देखा गया है कि काफी कंपनीज में जो ग्रोथ होता है सेल्स का वो रैंडम होता है, कभी हाई कभी लो या कभी फ्लैट भी होता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है और ज्यादातर कंपनीज जो होती है वो 100% सेल्स टारगेट क्यों अचीव नहीं कर पाती? बेसिकली हर साल कंपनीज अप्रैल महीने में या मार्च महीने में अपने अगले साल का सेल्स टारगेट वो फिक्स तो करती है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि काफ़ी कंपनीज का जो सेल्स ग्रोथ है वो रैंडम होता है। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आ जाता है और कभी फ्लैट हो जाता है। इसको हम बोर्डरूम की लैंग्वेज में रैंडम रेवेन्यू पैटर्न कहते हैं। और इसका कारण ये होता है कि बिजनेस जो है वो या बिजनेसमैन जो है वो सेल्स को होप करते हैं, उसको मैनेज नहीं करते। सेल्स का मैनेजमेंट एक डिफरेंट साइंस है और उसको डिफरेंट तरीके से किया जाता है। नॉर्मली हम 3C का एक फ्रेमवर्क वो देते हैं। अगर ये 3C को कोई भी समझ ले तो अपने सेल्स को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। 3C में पहला C है चॉइसेस। मतलब आप किसी भी बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विस में है, रियल एस्टेट में है, ट्रेडिंग में है, आपकी चॉइसेस क्लियर होनी चाहिए। चॉइसेस का मतलब क्या? आप किस इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे, किस सेगमेंट्स को टारगेट करेंगे, आपके प्राइस पॉइंट्स क्या होंगे, आप कैसी ऑफर देंगे, आप किस प्रकार से मार्केट में गो टू मार्केट सिस्टम से काम करेंगे, आप सेल्स टीम को कैसे मैनेज करेंगे। हर प्रकार की चॉइसेस आपको डिफाइन करनी पड़ती है। जब तक चॉइसेस डिफाइन नहीं है और आप रैंडमली काम करते हैं तो सेल्स ग्रोथ रैंडम ही होगा। तो पहला जो स्टेप है वो है आपको चॉइसेस को क्लियर करना। दूसरा है कैडेंस। कैडेंस यानी कि एक रिदम। रिदम एक ऐसी चीज है अगर जिसको मेंटेन नहीं किया जाए तो ग्रोथ नहीं हो सकता। अदरवाइज इट विल लाइक अ रैंडम सेल्स ग्रोथ। तो अगर लीड जनरेशन की एक प्रोसेस है या फिर लीड को अप्रोच करने की प्रोसेस है या फिर कन्वर्जन की प्रोसेस है, कोटेशन देने का काम है, मीटिंग्स का काम है, हर चीज रिदम में चलनी चाहिए। जिस प्रकार से एक ट्रेन एक स्टेशन से निकलती है और दूसरे स्टेशन पे पहुंचने तक वो एक रिदम में चलती है, तो तभी वो पहुंच पाती है अपने समय पे। ऐसे ही सेल्स को भी रिदम में चलाना पड़ता है। चाहे वो पॉलिसी हो, प्रोसेस हो, मैन पावर का अप्रोच हो, वो रिदम में चलेगा तो ही वो सेल्स ग्रोथ कर पाएंगे। अदरवाइज सेल्स टीम जो है वो अपने मन से काम करेगी और रैंडम ग्रोथ ही होगा। और तीसरा है कंट्रोल्स। मेरी चॉइसेस क्लियर है, मेरा कैडेंस भी काफ़ी हद तक क्लियर है, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ अपने सेल्स टीम को या सेल्स डिपार्टमेंट को, तो भी ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ग्रोथ कहाँ से आएगा।
नंबर्स कहाँ जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। कंट्रोल का मतलब क्या, आप लीड जनरेट करते हो तो लीड के पीछे आप काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये लीड्स कहाँ से आ रही है, उसका कॉस्ट क्या है, उसका एनालिसिस होना चाहिए। लीड्स में से आपने कितने प्रोस्पेक्ट बनाए तो उसका भी आपको एनालिसिस करना पड़ता है, उसका रिव्यू करना पड़ता है। तो हर चीज़ का आपको रिव्यू करना पड़ेगा, उसे कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। जब मन में ख्याल आए तब अगर रिव्यू करने बैठेंगे तो वैसे तो सेल्स ग्रोथ रैंडम ही होगा, लेकिन आपको कंट्रोल की एक फिक्स पैटर्न बनानी पड़ेगी। हर वीकली आप रिव्यू करो, डेली कुछ मॉनिटर करो, और मंथली आप पूरे मंथ का टारगेट का एनालिसिस करो और फिर से रिव्यू करो चारों वीक का एक साथ में। तो इस प्रकार से एक कंट्रोल मैकेनिज्म आपकी कंपनी में अगर डेवलप करेंगे तो आप अपना जो सेल्स ग्रोथ की रैंडम पैटर्न है उससे बाहर निकल पाएंगे, और सेल्स ग्रोथ आपके डिसाइडेड टारगेट की तरह आगे बढ़ता जाएगा। सो ये 3C पे अगर कोई भी बिजनेस कंट्रोल लेता है तो वो रैंडम पैटर्न से बाहर निकल सकता है, और मेरा मानना है कि वो अच्छे से अपना सेल्स ग्रोथ अचीव कर सकता है। सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी जो होती है वो अलग क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आखिरकार तो वो सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी है ना, हर साल बहुत सारे बिजनेस आते हैं और सबकी कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी होती है। तो हमारी स्ट्रेटेजी दूसरी स्ट्रेटेजी से अलग क्यों होनी चाहिए, दूसरी कंपनी की स्ट्रेटेजी से अलग क्यों होनी चाहिए? और आखिरकार जो सेल्स टीम होती है वो यही तो काम करती है, सेल्स ग्रोथ के स्ट्रेटेजी के ऊपर ही तो काम करती है। तो हमारी स्ट्रेटेजी दूसरी स्ट्रेटेजी से अलग क्यों होनी चाहिए? नॉर्मली हमने ये ऑब्जर्व किया है कि बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजी बनाते हैं और ऐसा समझ लेते हैं कि बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजी हमने बना ली, उसी में सेल्स ग्रोथ का पार्ट आ गया। लेकिन यहीं पे गलती हो जाती है। अगर आप बिजनेस ग्रोथ के लिए कुछ सोचते हो तो सिमिलरली उतने ही डीप जाके आपको सेल्स ग्रोथ के बारे में भी सोचना पड़ता है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, प्लान बनाना पड़ता है। बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजी आपकी इच्छा है। बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजी ये बताती है कि आपको कहाँ जाना है, अगले साल आपको क्या करना है, कितना रेवेन्यू करना है, आपकी ब्रांड को कहाँ पे ले जाना है, कितने मार्केट में आपको कैप्चर करना है, कौन सी ज्योग्राफी में आपको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। लेकिन सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी आपको ये बताएगी कि आप वहाँ पहुँचेंगे कैसे। देखिए, बिजनेस के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे R&D, प्रोडक्शन, डिस्पैच, अकाउंट्स, फिनांस, HR, एडमिन, मार्केटिंग, सेल्स। सब फंक्शन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फंक्शन का इक्वल इंपॉर्टेंस है। लेकिन सेल्स का इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अगर सेल्स फंक्शन ठीक से काम नहीं करेगा तो कंपनी में रेवेन्यू नहीं आएगी, रेवेन्यू नहीं आएगी तो दूसरे डिपार्टमेंट के फंक्शन पे उसकी इम्पैक्ट पड़ेगी। सो बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी में सारे डिपार्टमेंट का प्लानिंग आता है, लेकिन सेल्स ग्रोथ डिपार्टमेंट का पूरा प्लानिंग आपको करना पड़ता है, और उसे करने के लिए आपको बिजनेस ग्रोथ विल डिफाइन क्या करना है और सेल्स ग्रोथ विल डिफाइन कैसे करना है। दोनों चीज़ में बहुत अंतर है। क्या मतलब, मुझे अगले साल, अगर मेरा इंडिया में ऑपरेशंस चालू है तो मुझे अगले साल मिडल ईस्ट में अपनी ब्रांच ऑफिस ओपन करनी है, या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में अपनी ब्रांच ऑफिस ओपन करनी है, या फिर मेरा जो टर्नओवर है वो कुछ करोड़ से ज़्यादा बढ़ाना है, या फिर मुझे नई प्रोडक्ट लाइन को उसमें आगे बढ़ना है, या फिर नया बिजनेस वर्टिकल ओपन करना है। तो ये सारे बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी के पार्ट हैं। जबकि सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी आपको ये बताएगी कि कौन से सेगमेंट पे फोकस करना है और किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा बेचने के लिए उसको इंपॉर्टेंस देना है ताकि रेवेन्यू स्ट्रीम हमारा कंपनी का डिस्टर्ब ना हो, और क्या प्राइसिंग पॉलिसी रहेगी, कितने मार्केट में कॉल्स करने पड़ेंगे, लीड्स कहाँ से आएगी। तो ये जो पूरा हाईवे है रेवेन्यू जनरेशन का, वो सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी से ही आता है, जो अल्टीमेटली बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाता है। सो इसीलिए मैं समझता हूँ कि बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी भले आपने बना ली हो, लेकिन आपको पैरेलली सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी तो बनानी ही चाहिए, तभी जाके आप अपनी कंपनी का जो रेवेन्यू टारगेट है वो साइंटिफिकली और लॉजिकली आप उसको अचीव कर पाएंगे। ओके, सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है और हर बिजनेस के लिए ये क्यों जरूरी है? नाइस क्वेश्चन। सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी का मतलब है कि इट्स अ सेट ऑफ चॉइसेस। आप किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ये उसकी पूरी फ्रेमवर्क है।
अल्टीमेटली सेल्स इज व्हाट, ब्रिंगिंग रेवेन्यू टू द कंपनी, राइट? सो वो भी एक फ्रेमवर्क से काम करना पड़ेगा। हमें क्या सेल करना है, क्या बिल्ड करना है, हम कैसे काम करेंगे, तो ये सारा फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है। और सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी में आपको सबसे पहले एक प्लान बनाना पड़ता है, जिसमें आप पिछले अपने 1 से 3 साल का डेटा का आप एनालिसिस करिए। हमने देखा है काफ़ी बिजनेस अपने डेटा जो है वो ठीक से मैनेज नहीं करते, लेकिन अब जब सीआरएम आ गई है और काफ़ी लेवल्स के सीआरएम मार्केट में उपलब्ध हैं, तो आप सीआरएम अपनी कंपनी में लाइए और सारा डेटा उसमें आप अपलोड कीजिए और उसी के द्वारा हो सके तो काम करिए, तो आपका डेटा स्टोर रहेगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस करके आपको ये गाइडेंस मिलेगा कि आपका इस साल का रेवेन्यू टारगेट क्या होना चाहिए। रेवेन्यू टारगेट जब कोई कंपनी डिसाइड करती है तो हमने देखा है कि वो मन में जो विचार आए वो टारगेट वो ले लेते हैं, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं है। आपको ये देखना पड़ता है कि पिछले 1 से 3 साल में हमने कैसा काम किया, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, कॉम्पिटिटर हमारे कितने हैं, कितने नए कॉम्पिटिटर जुड़े हैं, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो कितना चेंज हुआ है, उनको क्या चीज़ें नहीं चाहिए, हमारी प्रोडक्ट में क्या वीकनेस है जिसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को एनालाइज करके आप एक साइंटिफिक टारगेट लो, अदरवाइज फिर वो टारगेट ड्रीमी टारगेट हो जाएगा जो आप शायद अचीव नहीं कर पाएंगे। सो डीप एनालिसिस करके आप टारगेट सेट करते हो सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी को यूज करके। आपने टारगेट सेट कर लिया, उसके बाद आपको वो टारगेट अचीव करने का पूरा एक्शन प्लान डिजाइन करना पड़ता है कि अब मुझे कितनी टीम चाहिए होगी, किस लेवल के मैन पावर चाहिए होगा, उन्हें मुझे क्या सपोर्ट देना पड़ेगा, उनका ट्रेनिंग, उनका कोचिंग वो कैसे हम करेंगे, रिव्यू कैसे करेंगे उनके परफॉर्मेंस का, उनके मोटिवेशन के लिए क्या करेंगे, हमारी कंपनी का सेल्स कल्चर क्या होगा, हमारी कंपनी मार्केट में डिफरेंट कैसे हम एस्टैब्लिश करेंगे जिसे हम ब्रांडिंग कहते हैं। तो ये हर पॉइंट का डिस्क्रिप्शन आपको सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी में डिफाइन करना पड़ता है। और वंस यू डिफाइन दैट, एवरी मंथ, एवरी वीक यू हैव टू रिव्यू इट कि आपने जो पूरे साल का प्लान किया है वो प्लान पे आपकी कंपनी सही से चल रही है कि नहीं चल रही, क्या डेविएट हो गई है, क्या ग्रोथ एज पर प्लान नहीं आ रहा, तो कमी कहाँ पे है, वो कमी को ढूंढने के लिए भी आपको स्ट्रेटेजी और प्लान बनाना पड़ेगा। तो इन सभी कारणों की वजह से सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी आपको डिटेल में बनानी चाहिए, चाहे आपका टर्नओवर 1 करोड़ का हो या 5 करोड़ हो या 50 या 500 करोड़। जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज हैं, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं, अगर आप उनका कल्चर देखें तो वो हर चीज का प्लानिंग करते हैं। दे हैव प्लान फॉर एवरी एक्टिविटी ऑफ नेक्स्ट ईयर, उसके डिटेल में जाके उसके माइक्रो स्टेप डिफाइन करते हैं, तभी जाके वो इतने बड़े एम्पायर्स को रन कर पाते हैं साइंटिफिकली एंड लॉजिकली। सो सिमिलर वे में अगर आपका बिजनेस कोई भी लेवल पे हो, चाहे रिसोर्सेस आपके पास कुछ कम हो कुछ ज्यादा हो, डजेंट मैटर, बट एज अ बिजनेस ऑनर, एज अ बिजनेस हेड, आपको एक डिटेल्ड साइंटिफिक सेल्स स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिससे आप इजीली अपना जो सेल्स टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं कंपनी के लिए। आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो ऐसा दिखाता हो कि वो बिजनेस जो आगे बढ़ा है, वो एग्जाम्पल जो आगे बढ़ा है वो सेल्स स्ट्रेटेजी की वजह से बढ़ा है? हाँ, मैंने कहा ना, काफ़ी जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जो B2B हम जिसे बोलते हैं, जो मशीन्स वगैरह बेचते हैं, जिनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होता है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो एक्सपोर्ट भी करती है, उनको अपना प्लान बनाना पड़ता है बिकॉज दे आर लार्जली अ टेक्निकल नॉलेज ड्रिवन कंपनी, उनको मशीन्स बनाने हैं। Yes. अब वो लोग जब सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाएंगे और ऐसा कोई टारगेट करे कि हम सभी इंडस्ट्री को अपनी मशीन बेचेंगे, तो वो सभी इंडस्ट्री को कैटर नहीं कर पाएंगे। तो वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम 1 या 2 सेगमेंट पे फोकस करेंगे और इतनी ही टेरिटरी में ऑपरेट करेंगे। पूरे इंडिया में सब लोग नहीं माल बेच पाते जब तक उनका नेटवर्क नहीं है। तो ऐसा प्लान बनाने से वो अपना ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमने देखा है कि लीड आती है, लीड आने के बाद प्रपोजल सबमिट करने का साइकिल बहुत लंबा होता है। प्रपोजल सबमिट किया, उसके बाद जो कोटेशन देते हैं तो वो साइकिल बहुत लंबा होता है और क्लोजिंग में तो बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जहाँ पे प्रपोजल सबमिट आपने किया है वहाँ पे परचेज ऑफिसर, टेक्निकल हेड, फिनेंस हेड, बिजनेस ओनर, पूरी एक टीम होती है डिसीजन मेकिंग की। तो इट्स लॉन्ग एंटायर प्रोसेस। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी तो आप
अपने टाइम पे अपनी क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, देयर आर मैनी सर्विस ओरिएंटेड कंपनी हु डू दिस काइंड ऑफ प्लानिंग। जो कंपनीज आज मार्केट में फास्ट ग्रो कर रही है, हमको दिख रहा है कि ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, वो सारे अपने सालाना अपनी कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हैं। नॉर्मली बिजनेस में सेल्स स्ट्रेटेजी और सेल्स प्लान को एक ही समझा जाता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या ये दोनों सेम है? काफ़ी बार क्या होता है कि बहुत सारे शब्दों को बारी बारी से यूज़ करने से सब शब्द हमको इक्वल लगते हैं और यहीं पे गलती हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि बिजनेस ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ को लोग एक ही समझते हैं कि सेल्स यानी बिजनेस, बिजनेस यानी सेल्स, ऐसा नहीं है। चीज़ों में बहुत अंतर होता है। वैसे ही स्ट्रेटेजी और प्लान शब्द अगर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें बहुत डिफरेंस है। सेल्स स्ट्रेटेजी मतलब हमें क्या करना है, उसकी हम पूरी आउटलाइन डिफाइन करेंगे, उसे कहते हैं स्ट्रेटेजी। जैसे हम किसी रियल एस्टेट कंपनी का एग्जाम्पल ले, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है अगले साल के लिए? हम कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, या फिर अगर हम फ्लैट बना रहे हैं तो हम कॉमर्शियल भी लॉन्च करेंगे, ये उनकी स्ट्रेटेजी हो गई। उनकी स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि हमें अपनी ब्रांड को बड़ा करना है, तो वो ब्रांड बिल्डिंग के लिए एफर्ट कर सकते हैं, वो उनकी स्ट्रेटेजी हो गई। तो स्ट्रेटेजी इज अ चॉइस, यू आर डिसाइडिंग योर डायरेक्शन, दैट इज स्ट्रेटेजी। सेल्स प्लान वो क्या है कि स्ट्रेटेजी को अचीव करने का हाईवे है, कि स्ट्रेटेजी तक हम पहुंचेंगे कैसे, उसे कहते हैं सेल्स प्लान। तो स्ट्रेटेजी और प्लान दोनों डिफरेंट है। स्ट्रेटेजी यानी आप किस सेगमेंट में काम करेंगे, आपकी प्रोडक्ट, आपकी ज्योग्राफी, आपका टारगेट कस्टमर कौन रहेगा, ये स्ट्रेटेजी तय करती है। स्ट्रेटेजी ये तय करती है कि आपकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या रहेगी। स्ट्रेटेजी ये तय करती है कि आप कैसे अपनी ब्रांड को पोजीशनिंग करेंगे। स्ट्रेटेजी ये तय करती है कि कंपटीशन में आप अपनी ब्रांड को किस प्रकार से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, किन पहलुओं पे आप फोकस करेंगे। बिकॉज एज अ कंपनी आप जानते हो कि हमारी कंपनी की वीकनेस क्या है। तो स्ट्रेंथ तो जो है वो वही रहेगी, लेकिन वीकनेस को इम्प्रूव करना वो बहुत बड़ी चैलेंज होती है। और हर कंपनी को हर साल अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी में अपनी एक या दो मेजर वीकनेस है, उसको इम्प्रूव करने का टारगेट लेना चाहिए। तो स्ट्रेटेजी ये सारी दिशा तय करती है। स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग पॉलिसी, कलेक्शन पॉलिसी, हर तरीके की पॉलिसी वो स्ट्रेटेजी तय करती है। तो ये हो गया सेल्स स्ट्रेटेजी। अब इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी अगर आप देखें तो ये चीज़ें बदलती है। बिकॉज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई ट्रेडिंग कंपनी है, कोई रियल एस्टेट कंपनी है, कोई रिटेल है, तो हर कंपनी की एनवायरमेंट के हिसाब से, उसके सेक्टर के हिसाब से ये सब बदलता है। इट विल बी कस्टमाइज्ड, माई पॉइंट इज दैट। अब सेल्स प्लान की अगर बात करें तो सेल्स प्लान आपको ये बताएगा कि जो आपने स्ट्रेटेजी में तय किया वो आप कैसे अचीव करेंगे। सबसे पहले आपको लीड्स चाहिए, तो हाउ विल यू जनरेट लीड्स। अब आपके पास लीड आ गई, तो उस लीड को आप कैसे यूज करेंगे? क्या आप टेलीकॉलिंग टीम रखेंगे या फिर आपका सेल्समैन कॉल करेगा? तो कन्वर्जन की बात आती है। कन्वर्जन के बाद आएगा कि उसे मीटिंग कैसे करेंगे, क्या ऑनलाइन मीटिंग होगी, फिजिकल मीटिंग होगी, या कस्टमर को आप पर्सनली ऑफिस में बुलाएंगे या फिर टीम मिलने जाएगी। तो मीटिंग्स, देन प्रपोजल्स, देन नेगोशिएशन, ये जितने भी लेवल्स हैं, देन क्लोजिंग, उसके बाद कस्टमर को हम किस प्रकार से उनसे अच्छा रिलेशन बनाएंगे वो भी उसमें डिफाइन होता है। सो अगेन आई एम सेइंग स्ट्रेटेजी हमें क्या करना है, एंड प्लान सेइज दैट हम वो कैसे कर पाएंगे। तो बहुत डिफरेंस है और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी के लिए सालाना जो 100% टारगेट होता है सेल्स का, वो अचीव करने का शॉर्ट सीक्रेट क्या होता है? ये बहुत ही अहम सवाल आपने पूछ लिया। देखिए, सेल्स टारगेट अचीवमेंट वो तो हर कंपनी का ड्रीम है और हर कंपनी को टारगेट अचीव करना ही चाहिए। लेकिन वो ड्रीम ड्रीम ही रहेगा अगर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो सेल्स टारगेट अचीवमेंट के लिए आपको एक एक्शनेबल पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और वरना वो टारगेट ड्रीम रहेगा और रैंडम पैटर्न से ही आपका सेल्स ग्रो करेगा। अगर आपको सेल्स टारगेट 100% अचीव करना है तो आपका टारगेट ट्री आपका क्लियर होना चाहिए। अब टारगेट ट्री क्या होता है? सबसे पहले आपने सेल्स प्लान बना लिया पूरे साल का, तो उसमें आपने एनुअल प्लान में ये तय कर दिया कि हमें इतनी रेवेन्यू करनी है और ये प्रोडक्ट इतनी बेचनी है और इतने कस्टमर हमको चाहिए। अब वो जो टारगेट है आपका एनुअल, उसको आप ब्रेक करिए क्वार्टरली।
तो आपका क्वार्टरली टारगेट डिवाइड होगा। अब आप ये भी जानते हो कि आपका बिजनेस किस सीजन में अच्छा होता है और किस सीजन में वो डाउन जाता है। तो आपके टारगेट को मैकेनिकली आप डिवाइड मत करो। अगर आपका टारगेट 100 करोड़ का है तो हर क्वार्टर में 25 करोड़ अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो तो एक मैकेनिकल डिवीजन हो गया। लेकिन आपको पता है कि जब मानसून आता है तब आपका बिजनेस स्लो हो जाता है, वो आपका डेटा आपको बताएगा। तो आप उस पीरियड में कम टारगेट लीजिए, जिस पीरियड में ज़्यादा रेवेन्यू आता है वहाँ पे उसको अपलोड कर दीजिए। तो इट शुड बी कस्टमाइज, माई पॉइंट इज दैट। थर्ड लेवल है उसका मंथली टारगेट। तो क्वार्टरली का फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा मंथली, और मंथली टारगेट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा वीकली टारगेट में। तो इस प्रकार से आप हर वीक अपना सेल्स टारगेट को चेस करेंगे, उसे अचीव करते जाएंगे, तो मंथली टारगेट तो अचीव हो ही जाएगा। अगर हर महीने का हो गया तो क्वार्टरली भी हो जाएगा, और हर क्वार्टर का हो गया तो एनुअल भी हो जाएगा। हालांकि हम जानते हैं कि ये इतना इजी नहीं जितना हम बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट इट हैज टू बी डन इन दिस वे। अदरवाइज हैफेजार्ड एफर्ट्स होंगे, टीम को डायरेक्शन नहीं मिलेगी हमें किस वीक में कहाँ पे अप्रोच करना है, कितने कॉल्स करने हैं। तो ये एक आपको टारगेट ट्री डिफाइन करना पड़ता है। दूसरा है कन्वर्जन आपकी कैडेंस, यानी आपके पास लीड्स आ रही हैं तो उसे कन्वर्ट करने के लिए आपको एक रिदम बनानी पड़ेगी कि डेली आपके पास जो भी टीम है, अगर आपकी टेलीकॉलर टीम है या फिर आपकी सेल्स टीम है, उन्हें रोज कितने कॉल्स करने हैं। कॉल्स दो प्रकार के होते हैं, टेलीफोनिक कॉल्स और 1-to-1 कॉल्स। तो जो भी टीम का जो रोल है उनको आपको टारगेट देना पड़ेगा उनके 8 आवर्स के हिसाब से, वर्किंग आवर्स के हिसाब से, कि उनको इतना एफर्ट तो मार्केट में लगाना ही है। तो कन्वर्जन की आपकी रिदम सेट करनी पड़ेगी, रोज के इतने एफर्ट्स मार्केट में जाएंगे, उसके आधार पे आपका कन्वर्जन, आपको डेटा मिलता जाएगा कि इतने लोगों से बात करते हैं तो इतने लोग पॉजिटिव होके हमारे पास आते हैं, फिर उनको प्रपोजल जाता है, फिर यू हैव टू आस्क फॉर द फॉलोअप, और फिर नेगोशिएशन आता है, एंड देन यू क्लोज द डील। तो ये जो पूरा कन्वर्जन का कैडेंस है, रिदम है, उसे आपको सेट करना पड़ेगा। अगर ये दो स्टेप आप कंट्रोल्ड वे में करते हैं, जो मैंने पहले बताया कि टारगेट ट्री आपने सेट कर लिया और कन्वर्जन करने की जो कैडेंस है, रिदम है, उसको आपने अपने कंट्रोल में ले लिया, तो आपका सेल्स टारगेट बहुत अच्छे से अचीव हो सकता है। बिकॉज जब आप कन्वर्जन कंट्रोल करेंगे, इसका मतलब है आप वीकली रिव्यू भी करेंगे। जैसे हमने पहले बताया कि कंट्रोल जरूरी है, तो कंट्रोल होता है रिव्यू से। तो वीकली रिव्यू करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे कमियां हैं, क्योंकि आपके पास जो लेडर है, लीड टू प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट टू हॉट कस्टमर, हॉट टू प्रपोजल, प्रपोजल टू नेगोशिएशन, ये सारे लेवल्स पे जहां पे भी लीकेज आपको दिखता है, वो लीकेज को आपको आइडेंटिफाई करना है। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप वीकली रिव्यू या मंथली रिव्यू करेंगे। और ये रिव्यू करने से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो टीम है वो राइट डायरेक्शन में चल रही है, उनके पास फ्यूचर के लिए इनफ पाइपलाइन है कि नहीं। पाइपलाइन का मतलब ये होता है कि अगर आपका मंथली टारगेट 1 करोड़ का है और आपने देखा कि मेरा जो कन्वर्जन है वो 25% है मेरी कंपनी का, तो 1 करोड़ श्योर शॉट टारगेट अचीव कैसे होगा। अभी आपने पूछा, जो प्रश्न पूछा है वो श्योर शॉट की बात है, राइट। तो मुझे पता है कि मेरा कन्वर्जन 25% है, यानी कि 100 लोगों को मैं बात करूंगा तो 25 कस्टमर ही मुझे ऑर्डर देंगे। इसका मतलब अगर मुझे 1 करोड़ का रेवेन्यू करना है तो मेरे पास कम से कम 4 करोड़ का प्रोस्पेक्ट बेस होना चाहिए, प्रपोजल्स होने चाहिए, जिसके ऊपर नेगोशिएशन चलता हो, तभी जाके मेरा 1 CR का सेल्स तो मिनिमम हो ही जाएगा। सो दिस वे यू हैव टू बैक वर्क द थिंग्स। और ऐसा अगर आप एक्टिविटी करेंगे, कंट्रोल वे में करेंगे, डिसिप्लिन वे में करेंगे, एक रिदम को मेंटेन करेंगे, तो आपकी कंपनी में एक अच्छा सेल्स कल्चर बनेगा, और अल्टीमेटली वो कल्चर ही अल्टीमेटली आपकी कंपनी का सेल्स टारगेट वो अचीव करवाएगा। तो मुझे लगता है अगर इस प्रकार से काम किया जाए तो इजीली बिजनेस अपना सेल्स टारगेट अचीव कर सकती है। आपने बीच में एक वर्ड बोला डिसिप्लिन, वो कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी सेल्स टारगेट को अचीव कराने के लिए। डिसिप्लिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें एक सेल्स पर्सन जिसे बहुत फ्रीडम होता है, और सेल्स पर्सन जब कंपनी से बाहर निकलता है या फिर इन हाउस भी होता है तो उसके पास बहुत एक फ्री टाइम जैसा हो सकता है या गुंजाइश होती है।
क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट नज़र फुल टाइम किसी की हो नहीं सकती, उसके ऊपर ट्रस्ट भी रखना पड़ता है, तभी जाके वो पर्सन परफॉर्म कर पाएगा। सो आई ऑलवेज रेकमेंड बिजनेसेस दैट डोंट माइक्रो मैनेज पीपल, अदरवाइज पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो फ्रीडम आपको देना जरूरी है, लेकिन सेल्स पर्सन को फ्रीडम अगर आपने दिया है तो उसको डिसिप्लिन में भी रखना है, और उसके भी कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, टेक्टिक्स हैं जो हमारे कंसल्टिंग में, ट्रेनिंग में हम सिखाते हैं, क्योंकि कंपनी टू कंपनी ये बदलता है। तो डेली डिसिप्लिन यानी क्या होती है? रोज सुबह मुझे एज अ सेल्स पर्सन मुझे अपना प्लानिंग बना के अपने मैनेजर को देना है कि आज मैं कहाँ जाऊंगा, कितने लोगों से बात करूंगा, कितने कॉल करूंगा, कितने फॉलोअप करूंगा, मेरा आज कलेक्शन कहाँ से आएगा, मेरे आज कौन सी बुकिंग होने वाली है। वो मेरा आज का प्लान हो गया। एंड दैट प्लान अगर ऑफिस आवर्स के पहले रेडी है तो सेल्स पर्सन प्रिपेयर्ड होकर ऑफिस में आ पाएगा। अगर एक सेल्स पर्सन ने अपना प्लान बनाया तो पूरी टीम बनाएगी, यानी पूरे डिपार्टमेंट का दिन का प्लान हो गया, तो ये हो गई डिसिप्लिन। अब पूरा डिपार्टमेंट जब अपने प्लान पे काम करेगा डिसिप्लिन वे में, तो रिजल्ट आना है। नाउ द नेक्स्ट पर्सन इज सेल्स मैनेजर। जब उसके पास पूरी टीम का प्लानिंग उसके सामने है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि डिसिप्लिन वे में उसको वो एनालाइज करे, एक्सेल चार्ट की मदद से या सीआरएम की मदद से एनालाइज करे कि सब लोग एफर्ट तो डाल रहे हैं, बट वेदर दोज एफर्ट्स आर इन राइट डायरेक्शन, और ये एनालिसिस उसको कंटिन्यूअसली करना है। Yes. एंड वंस द मैनेजर डज हिज जॉब ऑल्सो शुड बी रिव्यूड ऑन अ मंथली एंड क्वार्टरली बेसिस। वो मैनेजमेंट को करना होता है कि सेल्स मैनेजर हमारा ठीक से परफॉर्म कर रहा है अपना, है ना, क्योंकि मैनेजर का जो काम है वो मोस्टली मैनेजिंग है, एनालिटिकल जॉब है। तो आपने देखा कि सेल्स पर्सन अपना डिसिप्लिन में काम करता है, सेल्स मैनेजर अपने डिसिप्लिन में काम करता है, और जो मैनेजमेंट है वो अपने लेवल पे काम करता है। तो इस प्रकार से तीनों लेवल्स काम करेंगे तो आई थिंक सेल्स कैन बी अचीव्ड वेरी इजीली। ओके। बिजनेस कल्चर और बिजनेस एटिकेट्स बहुत सुना है, बट ये सेल्स कल्चर क्या होता है? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जो कंपनीज फास्ट ग्रो करती है ना, उसका सेल्स कल्चर बहुत अच्छा होता है। देखिए, कल्चर शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बिजनेस कल्चर यानी पूरे बिजनेस का एक कल्चर होता है, और वो कल्चर से ही अल्टीमेटली ब्रांड बनती है। लेकिन सिमिलरली सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स कल्चर भी होना चाहिए। सेल्स कल्चर यानी ओवरऑल आपकी कंपनी सेल्स ड्रिवन अगर आप बनाएं, पूरी कंपनी का एक ही मकसद हो कि हमें हमारे कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस देनी है, बेस्ट प्रोडक्ट देनी है, बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस देनी है, तो पूरी कंपनी पे वो कल्चर छा जाएगा। सेल्स पर्सन या सेल्स टीम या सेल्स डिपार्टमेंट अपनी प्रोडक्ट सर्विस तो बेचते हैं, और कस्टमर्स को मोस्टली वही लोग सर्विस देते हैं, बिकॉज दे आर फेस टू फेस मोस्ट ऑफ टाइम। लेकिन वो प्रोडक्ट कस्टमर तक इसलिए पहुंचती है क्योंकि कहीं ना कहीं R&D ने अपना काम किया है, प्रोडक्शन ने प्रोडक्ट बनाई है, राइट, अकाउंट्स ने अपना काम किया है, मार्केटिंग ने अपना काम किया है, डिस्पैच ने अपना काम किया है। सो द सेल्स कल्चर इफ यू कैन इम्प्लीमेंट इन द एंटायर कंपनी, और हर डिपार्टमेंट कस्टमर एंगल से सोचे कि मैं जो काम कर रहा हूं वो अल्टीमेटली मेरा जो काम का आउटपुट है वो कस्टमर तक जाने वाला है। If with that mind, if the entire company works, then the company can create a wonderful sales culture. Of course, sales तो सेल्स डिपार्टमेंट को ही करना है, लेकिन पूरी कंपनी सेल्स ओरिएंटेड हो जाएगी, और इससे जो आपकी कंपनी की आउटपुट है, आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस, वो बेस्ट से बेस्ट डिलीवर होके बाहर निकलेगी, और कस्टमर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। सो दिस वे सेल्स कल्चर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो भी कंपनी अपने कंपनी में एक कल्चर एस्टैब्लिश कर पाती है, आप फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज को अगर आप डीप में एनालाइज करें तो उनका सेल्स कल्चर बहुत ही बेहतरीन होता है, और इसीलिए उनकी जो रेवेन्यू होती है वो प्रेडिक्टेबल होती है, उनके मार्जिन्स हाई होते हैं, वो ग्रो फास्ट कर पाते हैं। तो सेल्स कल्चर एक बहुत पावरफुल टेक्टिक है, जो भी कंपनी या बिजनेस उसे इम्प्लीमेंट कर पाए, दे कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। सेल्स ग्रो अगर स्लो हो जाए तो सबसे पहले कौन सा बॉटलनेक आइडेंटिफाई करना चाहिए? यस, आप कितना भी अच्छा स्ट्रेटेजी बनाए और प्लानिंग कर ले, कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन आपके पूरे 12 महीने में आ जाती है, बिकॉज ऑफ मार्केट और सम एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, कि थोड़ा सा सेल्स स्लो होता है, और इसे हम कहते हैं बॉटलनेक। तो बॉटलनेक तो आपकी आएगी, और बोर्डरूम की स्टाइल में हर एक कंपनी अलग अलग फ्रेमवर्क पे काम करती है,
अपने खुद के फ्रेमवर्क बनाती है, लेकिन नॉर्मली जो बॉटलनेक है वो आपको प्लानिंग की जो प्रोसेस है, एग्जीक्यूशन की जो कैडेंस है, उसके अंदर आपको एनालाइज करनी चाहिए। और बॉटलनेक का सबसे पहला स्टेप है लीड्स। आपकी जो लीड्स आ रही है उसकी क्वालिटी क्या है? क्वालिटी अच्छी है तो फिर कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा? तो लीड टू कन्वर्जन का जो पहला स्टेप है उसे आप एनालाइज करिए। देन द सेकंड स्टेप इज, अगर आपका कस्टमर ने आपको पॉजिटिव रिप्लाई दिया एंड यू हैव सेंड द प्रपोजल और कोटेशन, तो व्हाई द कस्टमर इज नॉट कमिंग ऑन टेबल फॉर नेगोशिएशन? सो प्रपोजल टू नेगोशिएशन का जो दूसरा स्टेप है उसे आप एनालाइज करिए, क्योंकि वहां भी बॉटलनेक हो सकती है। अगर वो स्ट्रेच हो गया तो सेल्स आपका स्लो हो जाएगा। कोटेशन देने के बाद अगेन नेगोशिएशन भी हो गया और कस्टमर कन्विंस भी हो गया, लेकिन ऑर्डर रिलीज नहीं हो रहा या पेमेंट देरी से आ रहा है, दैट इज थर्ड बॉटलनेक। तो इंक्वायरी से लेके लीड से लेके जब तक आपके पास पेमेंट आ जाए तब तक जितने भी लेवल्स है आपकी कंपनी में उसे आपको डिफाइन करना चाहिए और वो हर एक ट्रांजेक्शन को आपको मॉनिटर करना चाहिए। वहीं पे आपको आपका बॉटलनेक आपके बिजनेस का या कंपनी का मालूम पड़ेगा, और उसको आप अगर फाइन ट्यून करेंगे तो आप अपने जो सेल्स की स्पीड है, उसकी रिदम है, उसे फिर से आप अचीव कर पाएंगे। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना सेल्स कैसे बढ़ा सकती है? कुछ सीक्रेट्स आप अगर बता पाए तो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विश्व में हजारों या लाखों की संख्या में है और अच्छे से सब काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर ग्रो करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का चैलेंज डिफरेंट है। उनका प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, वो एक डिलीवरी प्रॉमिस है, वो एक आउटकम का प्रॉमिस है और एक टेक्नोलॉजी है जो कस्टमर बाय करता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना होता है, उनको मैन्युफैक्चर करना होता है। सो कुछ स्टेप्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लेने चाहिए जिसकी वजह से उनका सेल्स अच्छे से बढ़ सकता है। अगर मैं एक मशीन बना रहा हूँ तो, और मैं अगर ये सोचूं कि मुझे सभी इंडस्ट्रीज को ये बेचना है, हर एक कैटेगरी को, चाहे वो रियल एस्टेट है या केमिकल इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग है या फिर फार्मास्यूटिकल है या जनरल इंजीनियरिंग है, तो सबको मैं नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि मेरा मशीन मुझे हर एक के लिए कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1, मुझे अपने आप को एक सेगमेंट में फोकस करना पड़ेगा कि जो मेरा मशीन है वो विदाउट एनी चेंज, विथ विथ मिनिमल चेंज, कौन से सेगमेंट में इजी सेल्स हो सकता है। यानी आप अपना सेगमेंट को डिफाइन करिए। नंबर 2, आप आफ्टर सेल सर्विस की जो आपकी चेन है उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए, बिकॉज टुडे एवरी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, वेदर यू बाय वॉशिंग मशीन फॉर योर होम और यू बाय अ मशीन फॉर योर कंपनी, यू विल ऑल्सो लुक फॉर कि इसकी सेल सर्विस कैसी है। अगर हम कार भी लेते हैं तो चेक करते हैं कि उसकी सर्विस कैसे प्रोवाइड करती है। तो सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो फोकस ऑन दैट। थर्ड, डिलीवरी प्रॉमिस और जितने भी कॉमर्शियल टर्म्स हैं उसको आप थोड़ा फाइन ट्यून करिए कि किस प्रकार से आप कस्टमर को कन्वीनियंस दे पाए ताकि आपकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ सके। फोर्थ, आप अपनी प्रोडक्ट में क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं उसके ऊपर सोचिए। अगर ऐसे पैरामीटर्स पे आप ब्रेनस्टॉर्म करके अगर आप कुछ काम करेंगे तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना जो ग्रोथ है वो अच्छे से कर पाएगी। वन मोर थिंग, इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दे आर वर्किंग थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स। तो आपको हर महीने ये चेक करना चाहिए कि आपके कौन से डिस्ट्रीब्यूटर, कौन से डीलर इनएक्टिव है, एंड यू हैव टू लिटरली वर्क ऑन दोज इनएक्टिव चैनल्स ताकि वो एक्टिव हो सके, या फिर यू रिप्लेस देम एंड अपॉइंट न्यू पीपल। सो दिस वे काफ़ी सारे पहलू होते हैं। सो इफ़ यू वर्क ऑन दिस पैरामीटर्स इन ऑन डीपली तो आप अपनी कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सेल्स टारगेट अचीव कर पाएंगे। ये बहुत हेल्प करेगा मैन्युफैक्चरर्स को टारगेट अचीव करने के लिए। एक रियल एस्टेट कंपनी अपने सेल्स टारगेट को कैसे अचीव कर सकती है? उसका सीक्रेट क्या होता है? देखिए, रियल एस्टेट इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ बिजनेस। रियल एस्टेट प्रोडक्ट चाहे वो फ्लैट हो, ऑफिस हो, शॉप हो, प्लॉट हो या कोई बंगला हो, जो बायर है मोस्टली वो अपने लाइफ स्पैन में सिर्फ एक ही बार परचेज कर पाता है। मोस्ट ऑफ द बायर्स, अगर मैं एफोर्डेबल सेगमेंट की बात करूं, जो सेकंड टाइम परचेज करते हैं बहुत ही कम लोग होते हैं। सो यहाँ पे ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको रियल एस्टेट में फास्ट ग्रो करना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दोज पैरामीटर्स विच कैन इंक्रीज द ट्रस्ट ऑफ योर ब्रांड इन द मार्केट। द सेकंड इज अ डिलीवरी प्रॉमिस। थर्ड इज कन्वर्जन। अगर इन पैरामीटर्स पे कंपनीज काम करे तो उनका सेल्स ग्रोथ अच्छे से हो सकता है। काफ़ी बार रियल एस्टेट कंपनीज में एक ऐसा एजम्पशन देखा गया है कि लीड्स बढ़ाओ, लीड्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन आ जाएगा। बट एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के
हजारों बार नहीं हो सकते। इट्स अ वेरी निश मार्केट। इट्स अ जॉब ऑफ फाइंडिंग द राइट बायर फॉर योर प्रोडक्ट, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट एक एरिया में होता है। उस एरिया की चॉइस वाले कस्टमर ही आपके कस्टमर हो सकते हैं। सो यू हैव टू नैरो योर फोकस। और इसी प्रकार से आप अपनी इस स्ट्रेटजी पे अगर लीड जनरेट करते हैं, उसकी कन्वर्जन फॉर्मूला बनाते हैं, किस प्रकार से कस्टमर जब साइट विजिट पे आता है तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ाया जाए। रिटेल में जब हम जाते हैं कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए, कोई भी कपड़ा या एनी गारमेंट, तो हम ट्रायल लेते हैं, और जो ट्रायल हम लेते हैं वही हमारा एक्सपीरियंस होता है। वो ट्रायल के दौरान अगर हमें अच्छा लगे तो हम बाय कर लेते हैं। लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कस्टमर जब साइट विजिट पे आता है वही ट्रायल फेज है। यानी हर एक रियल एस्टेट कंपनी का ये मकसद होना चाहिए कि हर एक साइट विजिट को, हर एक को इतना डीप में और एक अच्छा एक्सपीरियंस कैसे बना पाए कस्टमर के लिए, सो दैट ही फील्स होमली। और अगर उसको अच्छा लगा, उसका एक्सपीरियंस बेहतर हुआ, तो डेफिनेटली आपकी जो गुंजाइश है वो प्रॉपर्टी सेल करने की उस कस्टमर को, वो कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ऐसा स्टेप है जो और कॉम्पिटिटर शायद नहीं करते होंगे और आप कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड मैक्सिमाइजिंग ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर, क्योंकि एक कस्टमर अपनी जिंदगी की सारी पूंजी लगा रहा है। 50 लाख का फ्लैट हो या 1 करोड़ का फ्लैट हो या 2 करोड़ की शॉप हो या शोरूम हो, वो बहुत बड़ी वैल्यू है जो कस्टमर बाय कर रहा है। तो ही नीड्स लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। एक सर्विस ओरिएंटेड कंपनी अपना सेल्स कैसे बढ़ा सकती है और उसके सीक्रेट्स आप बताना चाहे तो? सर्विस एक ऐसा बिजनेस है जो आपको उसमें, यू कैन नॉट बी द बेस्ट बट यू कैन बी द क्लियरेस्ट। यानी आपकी सर्विस जो परचेज करता है वो आपसे क्या परचेज करता है, एक्चुअली दैट पर्सन इज परचेसिंग आउटकम फ्रॉम यू, क्योंकि सर्विस दिखती नहीं है, आउटकम दिखेगा। तो हर एक सर्विस प्रोवाइडर को अपनी सर्विस को इस प्रकार से पैकेजिंग करना चाहिए, जैसे प्रोडक्ट पैकेजिंग होता है तो उसमें आउटकम दिखता है। आप कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो चाहे वो बॉक्स में होगी या ओपन में होगी, बट यू कैन सी दैट, यू कैन फील दैट, यू कैन टच दैट, और उसके फीचर्स वगैरह उस बॉक्स पे पैकिंग पे लिखे होते हैं। लेकिन सर्विस में बाय करने के बाद ही कस्टमर को मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में मुझे क्या मिला। सो a service provider should learn that how to package the service so that from initial phase customer can know कि उसे क्या मिलेगा, तो उसे क्लैरिटी आती है, यानी ट्रस्ट बढ़ता है। दूसरा, अपने जो कस्टमर है आपके, उनके रिव्यूज, उनके केस स्टडीज आप शेयर करिए, क्योंकि जहां भी आपने सर्विस दी है तो वो केस स्टडीज आपके पास होगी, इससे उसका ट्रस्ट बढ़ता है। अगर ऐसे 2-3 स्टेप पे एक सर्विस प्रोवाइडर अपना काम करे तो वो अच्छा सेल अपना बढ़ा सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ मैटर ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अनसर्टेनिटी टू सर्टेनिटी। तो क्लाइंट को अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो आपको ऑर्डर देगा ही देगा। स्टार्टअप्स अपना जो सेल्स है वो कैसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी इंडिया में लाखों की संख्या में स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टअप्स को कैसे अपना सेल्स जो है वो ग्रो करना चाहिए? देखिए, स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी चैलेंज होती है मार्केट में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाना, क्योंकि वो शुरू कर रहे हैं, उनका कोई बैकग्राउंड तो है नहीं। सो प्रोडक्ट उनकी चाहे बेहतरीन हो, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को वो मार्केट में सबसे पहले एस्टैब्लिश कर पाए और उसके बाद उसको बेच पाए। उसके 3 लेवल्स हैं, 1 to 10, 10 to 100 एंड 100+। ये मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जो स्टार्टअप है उसका जो फाउंडर है उसे खुद को 50 से 100 कस्टमर को कन्वर्ट करने का आना चाहिए। यानी 50 to 100 कस्टमर्स को खुद मिले हो और उनको कन्विंस किया हो, तो उन्हें खुद मालूम पड़ेगा कि उनका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो कितनी मुश्किल के बाद बिक सकता है। तो व्हेन दैट पर्सन और दैट कंपनी अपॉइंट्स द सेल्स टीम, तो वो उन्हें ट्रेन कर पाएंगे। यानी कि जो पहला आपका सेल है वही आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है। अगर आपको पहला सेल नहीं मिल रहा तो अगर हो सके तो आप कुछ कस्टमर्स को ट्रायल पे ऑफर करिए, फ्री में ऑफर करिए। दैट विल गिव यू अ गुड नंबर्स ऑफ रिव्यूज। आप उनसे केस स्टडी बना पाएंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट सेलिंग। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो स्टार्टअप यूज कर सकते हैं। एक बार आपकी पहली सेल हो गई, थोड़ा सा रेवेन्यू आना शुरू हो गया और आपने अपनी एक अच्छी सी प्रेडिक्टेबल सेल्स सिस्टम बना ली,
नाउ इट्स टाइम टू जंप ऑन द नेक्स्ट लेवल 10 to 100 जब आप तैयार हो सेल्स टीम को अपॉइंट करने के लिए। सो नाउ जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको आप डॉक्यूमेंट करिए, कैसे सेल्स स्पीच देनी है, क्या ऑब्जेक्शंस आएंगे, उसे कैसे रिप्लाई करना है, पूरी एक बेसिक सेल्स सिस्टम आप तैयार करिए एंड देन यू ट्रेन योर टीम, देन योर टीम विल बी एबल टू हेल्प यू टू रीच फ्रॉम 10 to 100। और ये जो आपका पूरा फेज है थोड़ा लंबा चलेगा, बट व्हेन यू आर मैच्योर्ड एज अ कंपनी देन यू आर रेडी फॉर द स्केलिंग अप आफ्टर 100। सो इस स्ट्रेटेजी पे अगर स्टार्टअप काम करते हैं तो उनकी मार्केट एक्सेप्टेंस फास्ट बढ़ेगी, बिकॉज मैंने देखा है स्टार्टअप का एक्सेप्टेंस आना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज टुडे पीपल आर हैविंग फियर कि ये नया प्रोडक्ट है, नई सर्विस है, मैं इन्वेस्ट करूंगा, इफ आई फेल देन माई अपार्ट फ्रॉम मनी माई टाइम विल वेस्ट। दैट्स द बिगेस्ट फियर ऑफ कस्टमर टुडे। तो आपको उसको एड्रेस करना आना चाहिए, एंड इफ यू कैन गेट दैट कॉन्फिडेंस समहाउ आई थिंक योर बिजनेस कैन ग्रो वेरी फास्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था ये पॉडकास्ट और ये शो, जो भी कंपनीज अपना सेल्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करना चाहती है उनके लिए। सो थैंक यू सो मच पंकज सर कि आप यहाँ पे आए और आपने हमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया, नॉलेज दिया। थैंक यू सो मच। Thanks so much again. Yeah. To help you grow sales of your business, your company, now I am going to give you 5 wonderful free gift. और ये पांचों गिफ्ट हाईली वैल्यूएबल है, कंटेंट में रिच है और आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये यूजफुल रहेगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? टेक ऑल द गिफ्ट्स। पहली गिफ्ट है, मैं आपको दे रहा हूं सेल्स ग्रोथ की फ्री ई बुक। ये फ्री ई बुक में मैंने वो सारी स्ट्रेटेजी, टैक्टिक और एक्शन प्लान शेयर किए हैं जिसको आप पढ़ के अपने बिजनेस के लिए जो भी हेल्पफुल हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। फ्री गिफ्ट नंबर 2, आई हैव लॉन्च्ड फ्री सेल्स गुरुकुल। यू ज्वाइन दिस गुरुकुल, लिंक इज गिवन बिलो। और यहाँ पे हर महीने मैं आपके साथ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज, टैक्टिक शेयर करूंगा जिसको यूज करके आप अपनी कंपनी के सेल्स को बढ़ा सकते हैं। गिफ्ट नंबर 3, ये आपकी सेल्स टीम के लिए है। वी हैव लॉन्च्ड अ कंप्लीटली फ्री ऑनलाइन सेल्स ट्रेनिंग कोर्स 51K सेल्स फाउंडेशन लेवल 1.0। और ये कंप्लीटली एक इन डेप्थ कोर्स है जो आपके सेल्स के बारे में सारे फंडामेंटल्स क्लियर करेगा और इतनी डिटेल में ट्रेनिंग शायद कोई आपको नहीं दे पाएगा। ये कोर्स आप हमारी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। तीनों भाषा में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती। सो यू आर वेलकम टू ज्वाइन दिस कोर्स। अपनी टीम को ये लिंक शेयर करिए, उन्हें बताइए, और सबसे बड़ी बात, वो ये कोर्स करेंगे उसके बाद उनको फ्री सर्टिफिकेट भी इश्यू होगा। इससे उनकी स्किल्स में अच्छी बढ़ोतरी होगी। फ्री गिफ्ट नंबर 4, एक बिजनेसमैन जितना भी इन्वेस्टमेंट करता है वो क्यों करता है, उसको हाईएस्ट ROI चाहिए। सो वी हैव लॉन्च्ड अ सेल्स ROI कैलकुलेटर। दिस इज वेरी यूनिक tool that I am giving to you. Go on our website and use this tool और आप मेजर करिए कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके सामने आपको कितनी ROI मिल रही है, that you can calculate using this tool. So it's wonderful tool. Use it and take the actions required from that for growth of your sales. And fifth and final gift, that is sales strategy analysis. We have talked a lot about sales strategy और हर एक कंपनी की अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, बट देयर आर फ्यू कॉमन स्ट्रेटेजीज दैट वी हैव पुट एज अ एनालिटिकल टूल ऑन आवर वेबसाइट। सो लिंक इज गिवन बिलो। यूज दिस टूल, इट इज कंप्लीटली फ्री। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है वो एनालाइज करिए, बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक करेक्टिव एक्शंस। सो आई एम श्योर with the help of these tools, your company or your business will find some valuable insights and it will be helpful to you for growth of your business, for the growth of your company and for growth of your people, everybody. So wish you all the best for growth of your sales.